हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी बाइट्स। आज डे 9 है और हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जैसे किसान सभा एंड स्वामी सहजानंद का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वो काफ़ी क्रूशियल रहे हैं इस मूवमेंट में। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक ना लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी देख लेंगे इंडिया में कि क्या प्रेवलेंट था, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट नोट्स आए तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये आइडिया होगा तभी आप कुछ लिख पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद आज हम एक करंट अफेयर्स कवर करेंगे, दैट इज मल्टी पॉवर्टी डायमेंशन इंडेक्स, ठीक है, जो कि नीति आयोग मतलब एट द इंडियन लेवल नीति आयोग पब्लिश करता है, एट ग्लोबल लेवल यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड जो होता है इंटरनेशनल है वो पब्लिश करता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एक साथ नोट्स दे दीजिए या फिर पूरा करंट अफेयर्स करा दीजिए। पॉइंट ये है कि मैं नोट्स तो दे दूंगी, लेकिन मेरे नोट्स ना बहुत ही स्कैटर्ड है। मैं पहले पहले एक जगह करती हूँ, फिर उसके बाद आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ, क्योंकि ये कोई एक सोर्स से नोट्स ऐसे बना हुआ नहीं है एज सच, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स की बात है, करंट अफेयर्स आई विल ट्राई टू मतलब कंप्लीट, मतलब मैक्सिमम जो चीजें हैं मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी वीकेंड्स पे, क्योंकि आई एम इन जॉब तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है। सो आई एम क्वाइट मैनेजिंग थिंग्स, इसीलिए बेयर विथ मी, बट आई विल प्रोवाइड यू 10 अप्रैल तक। मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी करंट अफेयर्स है मैं कवर करा दूं और आपको ब्रॉड एरिया जो है, जैसे कि पॉलिटी में क्या है या इकोनॉमी में क्या है या साइंस एंड टेक में क्या है, एंड प्लस मैं टेम्पलेट भी शेयर कर दूंगी कि इन केस अगर आपको कोई आंसर या क्वेश्चन नहीं आता है तो आप किस बेसिस पे उसे लिखोगे, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन आवर क्लास टुडे। आज का टॉपिक है किसान सभा। सो जो किसान सभा जो है ये बेसिकली नाम से ही पता लग रहा है कि ये किसानों के राइट्स के लिए फॉर्म की गई थी, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा इज अ फार्मर wing advocating agriculture reform and farmers right, and it played significant role in shaping India's agrarian movement। अगर आपको पता है तो हमारा 20th सेंचुरी से पहले कुछ पीजेंट्स वगैरह का कुछ ऐसा अजर्ट करने का था ही नहीं, वो कुछ डिमांड ही नहीं रखते थे, अपने राइट्स को अजर्ट ही नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक्चुअली जो किसान सभा का जो जन्मभूमि है वो बिहार ही है, ठीक है। बिहार है एंड यूपी है, ये दो एरिया है जहाँ पे किसान मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। आपको ऐसे मालूम भी होगा कि बिहार इज नोन एज द लैंड ऑफ द सिविल राइट्स। बिहार में पहले इतने बढ़िया लोग रहते थे, जो हिस्ट्री है हमारी, कि यहाँ से ही जितने भी राइट्स या जो भी है, इसीलिए इसे लैंड ऑफ सिविल राइट्स कहा गया है। मतलब जो भी रिवोल्यूशनरी और मूवमेंट्स हुए हैं, बिहार का कंट्रीब्यूशन काफी रहा है, ठीक है। तो पहले आइए देखते हैं हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या है। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की बात करें तो पहली बात तो जो स्वामी विद्यानंद स्टार्टेड इन मधुबनी, चंपारण हुआ था हमारा पहला, सबसे पहला मूवमेंट जो था वो चंपारण मूवमेंट था, ठीक है। फिर उसके बाद आपका किसान सभा जो है ना, ऑर्गेनाइज्ड बाय जगन्नाथ पाठक एट हिल्सा इन 1920, एंड प्रेसिडेंट थे उसके शाह गफूर, ठीक है। ये सब चीजें ना पॉइंट्स, अगर मेरे को लगता है कि इस बार आने की चांसेस है, क्योंकि आई थिंक 69th में ये क्वेश्चन नहीं आया था, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आने हैं। जब लॉन्ग आंसर फॉर्म शॉर्ट में आएगा तो आई थिंक या तो किसान सभा के बारे में आएगा या स्वामी सहजानंद के बारे में आएगा, ठीक है। तो अगर सहजानंद के बारे में आएगा तो आप उनका कंट्रीब्यूशन लिख दोगे और फिर उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, फिर कंक्लूजन भी लिख दोगे। बहुत ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, इसी के कुछ पॉइंट होंगे जहां पे किसान सभा का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मोटिव है, फिर उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, जैसे रियोरा स्ट्रगल रहा है, फिर बकस्त मूवमेंट रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा रोल प्ले किए थे, तो ये दो आइटम आपके इसमें आ जाएंगे। जब लॉन्ग आंसर में आएंगे तब ये फॉर्मेट आप अपनाइएगा कि पहले बताइएगा कि क्या, क्योंकि एक लॉन्ग आंसर में यही आ सकता है कि डिस्कस अबाउट किसान सभा एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी सहजानंद। तब फिर ये लॉन्ग फॉर्मेट में मैंने जो यहाँ पे डील किया है ना, आप इस तरीके से डील कर सकते हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद किसान सभा पहले हमारा स्टार्ट किया गया था, स्वामी विद्यानंद से स्टार्ट किया गया था मधुबनी में। फिर उसके बाद हमारा किसान सभा ऑर्गेनाइज हुआ था 1920 में जगन्नाथ पाठक एट हिल्सा, एंड शाह गफूर उसके प्रेसिडेंट थे। लेकिन वाटरशेड मूवमेंट तब आया जब श्री कृष्ण सिंह एंड मोहम्मद जुबेर जो थे किसान सभा मुंगेर में फॉर्म करते हैं 1922 में और 1923 में। फिर उसके बाद 1929 में स्वामी सहजानंद बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बीपीकेएस मतलब बिहार प्रोविंशियल किसान सभा स्टैब्लिश करते हैं। एंड इसी के लिए उनका जो मूवमेंट था उसकी वजह से जमींदार जो थे एक्शन में आए थे, एंड यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी आती है ताकि हम उनके अगेंस्ट कुछ खड़ा कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो मूवमेंट थी ये जमींदारी के खिलाफ थी, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ही जमींदारी को एक क्या बोलते हैं, उन्होंने तो ही परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लाया था, तो वो जमींदारी के अगेंस्ट में ये लड़ाई थी। एंड लास्टली दैट टिकल डाउन इनटू 1936 का ऑल इंडिया किसान सभा,
जहां पे लखनऊ में ये फॉर्म हुआ था, एंड प्रेसिडेंट कौन बने थे? स्वामी सहजानंद, एंड सेक्रेटरी थे एनजी रंगा। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन जो है आप जरूर दिखा देना। उसके अलावा यूपी में भी था, 1918 में यूपी किसान सभा बना था, जो कि गौरी शंकर मिश्रा एंड इंदिरा नारायण बनाए थे। एंड अवध किसान किसान सभा भी था 1920 में, जो बाबा रामचंद्र बनाए थे। ये आप जरूर लिख देना जब इंडिया के कंटेक्स्ट में आएगा। ठीक है, अगर बिहार के कंटेक्स्ट में आएगा तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके मोटिव क्या था? जो किसान सभा था, तो इसका मोटिव क्या था? तो मोटिव ये था, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी था, डिक्रीज द लैंड रेवेन्यू है। क्योंकि लैंड रेवेन्यू क्या होता था ना, कि अगर लैंड रेवेन्यू ज्यादा है, अगर ब्रिटिशर्स ज्यादा पैसे वसूलेंगे, तो जो हमारे फार्मर्स है उनके पास तो पैसे कम बचेंगे। इसीलिए रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू है, एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द क्रेडिट। क्या होता था कि पहले जमींदार से ही पैसे उठाते थे, फिर उनको पैसा पे नहीं कर पाते थे, इसीलिए उनसे जमीन छीन ली जाती थी। क्योंकि कैपिटल जो था खेती के लिए, वो एक नॉर्मल फार्मर के पास नहीं हुआ करता था। इसीलिए ये जो है कि हम क्रेडिट को इंस्टीट्यूशनलाइज करें। अभी भी आप देखो कि बैंक से उठाने जाओ, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहता है, लेकिन अगर आप किसी साहूकार के पास जाओगे उठाने, तो वो काफी इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, 1%, 2%, 3% पर मंथ लेता है। लेकिन अगर आप बैंक से उठाओगे तो वो काफी कम रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो अनऑर्गेनाइज्ड लेंडिंग सिस्टम जो था ना, वो काफी एक्सप्लॉइटेटिव था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था किसान सभा मूवमेंट का? अबॉलिश लैंडलॉर्डिज्म टू डिस्ट्रीब्यूट लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्रीकल्चर एंड द रूरल लेबरर। क्योंकि वो कहते थे कि जो जोतेगा ना, उनका तो हक होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जोत भी रहे हैं प्लस वो टैक्स भी नहीं दे पा रहे हैं, मतलब क्रेडिट लिए हैं, टैक्स भी नहीं दे पा रहे, इसीलिए उनसे छीन लिया जाएगा। बगस्त मूवमेंट यही था कि उनसे छीन लिया जाता था, क्योंकि वो टैक्स नहीं देते थे। ठीक है, फिर उसके बाद है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल मासेस। कहीं ना कहीं हमारी जो रूरल मासेस है वो फार्मर ही हैं, इसीलिए उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है। टू एंड द एक्सप्लॉइटेशन मीटेड आउट टू द पीजेंट्स। कहीं ना कहीं एक सिस्टम जो फॉर्म हो गई थी, ठीक है, जो वेल ऑफ थे, जमींदार थे, और जो ब्रिटिशर्स थे, तो कहीं ना कहीं वो एक सिस्टम सेटअप हो गया था कि हाँ भाई, हम गरीबों का खून चूसेंगे और अपना ही ऐश मौज करेंगे। ठीक है, जमींदारी में क्या हुआ था आपको बता देते हैं। तीन टाइप के ये थे, परमानेंट सेटलमेंट थे। जो हमारे यहाँ थी वो जमींदारी सिस्टम थी। ठीक है, जो कि कॉर्नवालिस 1973 में, वही बिहार, बंगाल, उड़ीसा के ये एरिया में लाए थे। जमींदारी ऑर्गेनाइज ओनर ऑफ द लैंड, मतलब उसको ना जमींदार को ओनर ऑफ द लैंड बना दिया गया। गिवन राइट्स टू कलेक्ट रेंट, जमींदार जो थे उन्हें राइट्स दे दिया गया। पहली बात तो रिकॉग्नाइज कर लिया कि यू आर द ओनर ऑफ द लैंड, ये जमीन है, आप उसके ओनर है। प्लस आप ही को हक देते हैं कि आप रेंट कलेक्ट करके किसको देंगे? ब्रिटिशर्स को देंगे। लेकिन एक्चुअली क्या जमींदार खेती करते थे? नहीं। उनके अंदर जो जोतेदार होते थे, या जो एक्चुअल फार्मर होते थे, जो मेयर टेनेंट होते थे, वो आते थे, वहां मजदूरी करते थे। ठीक है, और उन्हें ना ये जो लैंड है, जो रेवेन्यू है, जो करना होता था, तो जमींदार बोलता था कि भाई तुमको तो हम खेत दे दिए। ठीक है, अभी भी होता है, जैसे आप बटैया पे खेत, गांव में अगर जाओगे तो आप देते हो किसी को कि बटैया पे, कि आप खेत जोतो और मेरे को इतना परसेंटेज ऑफ पैसा आप दोगे, तो उसे बटैया कहते हैं। तो वही जो सिस्टम था वो थोड़ा एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल था, कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अब तो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उस समय होता था कि मेरे को फर्क नहीं है कि क्रॉप फेल हो गया या सूखा आ गया, अगर आपको इतने पैसे देने हैं तो देने हैं। ठीक है, तो उसी में इट वाज पेड इन कैश। ठीक है, कैश में पे होता था। एंड जो 10/11 था वो ब्रिटिशर्स को जाते थे, और 1/11 जो थे ना जमींदार के पास जाते थे। तो बेचारा, उसके पास क्या बचता था? फार्मर के पास कुछ भी नहीं बचता था। तो ये था जमींदारी सिस्टम, जो कि हमारे एरिया में एलिजिबल था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव था। ठीक है, जिसकी वजह से ये धीरे 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 कल्मिनेट होते गया और एक किसान मूवमेंट का रूप ले लिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस। ये बाद में जाएगा, पहले आप बैकग्राउंड वगैरह लिख लोगे, फिर सिग्निफिकेंस लिखोगे कि क्या है आपका इंडियन नेशनल स्ट्रगल में, या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप देखोगे। अवेयरनेस अमंग द पीजेंट्री क्लास, लीगल राइट्स, असर्ट देयर राइट्स। मैं क्या बोलूं, पहले 20th सेंचुरी के पहले पीजेंट्स क्या कर रहे हैं किसी को मतलब ही नहीं था। अगर 1885 में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी, तो वो तो बस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात कर रहे थे। लेकिन जब ऐसे नेता आए, स्वामी सहजानंद आए, ठीक है, तब जाके ये जो हुआ ना, कि जो पीजेंट्स का डिमांड है वो मेन स्ट्रीम लाइन में आया। ठीक है, तो अवेयरनेस अमंग द पीजेंट्री क्लास अबाउट द लीगल राइट्स एंड दस टू असर्ट देयर राइट। वो अवेयर ही नहीं हुए कि भाई मेरा लीगल राइट्स है, बट वो सीखे कि कैसे असर्ट भी करना है। ठीक है, इंस्पायर अदर रिवोल्ट, अगर आप आगे चल के देखोगे तो तेभागा रिवोल्ट था, रेओरा था, बकस मूवमेंट था। तो ये कहीं ना कहीं ये सब अदर रिवोल्ट को भी इंस्पायर किए। यूनिटी अमंग द पीजेंट्री, अब जो सॉरी, जो अब फार्मर्स थे, वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि अरे तुम हो
मैं हूं, ऐसा कुछ भी डिस्टिंक्शन नहीं था। जो लैंडलेस भी थे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, और जिनके पास थोड़ा बहुत लैंड था वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। पीजेंट्स वॉइस वेयर हर्ड। अगर आप देखोगे तो जब वो मूवमेंट हुई थी, बकस मूवमेंट जो दरभंगा और मुंगेर में हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट हुआ बिहार टेनेंसी एक्ट में, और एक कोई और टैक्स था, बकस लैंड टैक्स के फॉर्म में, वहां पे एक रिफॉर्म आया। तो कहीं ना कहीं इससे पता लगता है कि फार्मर्स का, पीजेंट्स का वॉइस सुना गया। एंड लास्टली, एनकरेज पोस्ट इंडिपेंडेंट रिफॉर्म ऑल्सो, जैसे एबॉलिशन ऑफ जमींदारी लैंड सीलिंग एक्ट जो है। तो ये जो था पोस्ट इंडिपेंडेंस भी यही कैरी फॉरवर्ड होते आया। कहीं ना कहीं ये जो पीजेंट्स का स्ट्रगल था वही हमारे जमींदारी, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एंड लैंड सीलिंग एक्ट को हुआ, क्योंकि कुछ ही लोगों के पास बहुत ज्यादा लैंड थी एंड कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं थी। तो वही आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस भी वेलफेयर वाला अप्रोच हमारी गवर्नमेंट में अडॉप्ट किया एंड जमींदारी अबॉलिशन एक्ट लाया। अब आते हैं स्वामी सहजानंद। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज बॉर्न इन 1899, गाजीपुर यूपी में उनका हुआ था। वो एक भूमिहार ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, और अपने सोशल वर्क के लिए जाने जाते हैं एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए जाने जाते हैं। ही वॉज इंटेलेक्चुअल, प्रोलिफिक राइटर। वो काफी अच्छा लिखते भी थे। अगर उनका कुछ कुछ वर्क देखा जाए तो मेरा जीवन संघर्ष, ये हिंदी वर्क मैं बता रही हूँ, ठीक है, जंग और राष्ट्रीय आजादी, ठीक है, फिर गया में क्या है, सवा माह, ऐसे करके कुछ कुछ उन्होंने बुक्स लिखे हैं जो कि एक कॉमन मासे से कनेक्ट करती है। आप हिंदी में लिखोगे तो कहीं ना कहीं वो तो जागृत करेगा, अगर लोग पढ़ेगा या किसी के द्वारा वो सुनेगा तो वो एक अवेयरनेस फैलाएगा। तो ये काफी अच्छे लेखक भी थे, ठीक है। एंड सोशल रिफॉर्मर एंड रिवोल्यूशनरी। ही वॉज एडिटर ऑफ भूमिहारी ब्राह्मण लोक संग्रह। ही वॉज गिवन टाइटल किसान प्राण, लाइफ ऑफ द फार्मर, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द पीजेंटली। उन्हें ये किसान प्राण का मतलब, वो फार्मर्स के जान थे, उनको ये टाइटल दिया गया क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन पीजेंट रिफॉर्म में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उनका थोड़ा कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो पहले 1929 में, 89 में जन्मे, फिर बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म किए, ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म किए, फिर रेओरा स्ट्रगल हुआ, ये आई थिंक 1939 में हुआ था। और ये बकस मूवमेंट कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं हुआ, ये 1930 से लेके 1940 के बीच में ये स्ट्रगल बिटवीन ब्रिटिशर्स, जमींदार एंड पीजेंट्स ये चलता रहा, ठीक है। अब आते हैं एक एक करके उनके कॉन्ट्रीब्यूशन पे। Bihar Provincial Kisan Sabha was formed in 1929 to mobilize peasant grievances against zamindari sorry, attack on their occupancy right and thus sparking farmers right movement. ये एक बिगिनिंग माना जा सकता है कि जहां पे वो अवेयर करवा रहे हैं कि आपका ये लीगल राइट्स है, एंड आपको फाइट करने के लिए किसके अगेंस्ट बोला जा रहा है? जमींदारी के अगेंस्ट में बोला जा रहा है। ही गेव करिज्मेटिक एंड डायनेमिक लीडरशिप ऑफ सभा एंड सून स्प्रेड ऑल ओवर बिहार। क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो फायर था पीजेंट मूवमेंट का, स्वामी सहजानंद ने उसे हवा दी, एंड ये आग की तरह पूरे बिहार में फैली है। द परमानेंट सेटलमेंट फाइनली बिगैन टू अनसेटल। परमानेंट सेटल एक्ट क्या था? जमींदारी वाली जो सिस्टम थी, तो वो कहीं ना कहीं हिलने लगी थी, उसकी जो नींव में थे ना, दरार पड़ने लगी थी, जस्ट बिकॉज स्वामी सहजानंद ने लोगों को अवेयर करवाया। ही एडवोकेटेड फार्मर्स राइट, वेविंग ऑफ देयर लोन्स, ठीक है, इंश्योरिंग फार्मर्स इनकम वाज द मेन कंसर्न। जैसे हम बताए थे कि लैंडलॉर्डिज्म को हटाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, क्रेडिट को इंस्टीट्यूशनल करना है, तो वही कहीं ना कहीं ये वाला उनका मोटिव था। फिर दूसरा आता है ऑल इंडिया किसान सभा, 1936 में फैजपुर सेशन था, ठीक है। तो क्या हुआ, वो हाथ मिलाते हैं कांग्रेस के साथ में, और साथ में वो ऑल इंडिया किसान सभा तो फॉर्म होता ही है, ठीक है। प्लस वो क्या कहते हैं कि कांग्रेस के साथ मिलके सोचते हैं कि अगर हम मेन स्ट्रीम में ले आएंगे पीजेंट के ये को तो हमारा फायदा होगा। तो 1936 में वो साथ में मैनिफेस्टो भी रखते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, जब कांग्रेस जीत जाती है, उनका थोड़ा सा ध्यान हट जाता है पीजेंट की तरफ से, तो ये इनको थोड़ा सा बुरा लगता है। इसीलिए ये थोड़ा सा कम्युनिस्ट पार्टी की ओर लीन हो जाते हैं और रेड फ्लैग अडॉप्ट कर लेते हैं 1937, ठीक है। तो आइए उसी सीरीज को पढ़ते हैं। द सीरीज एंड स्ट्रिंग ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक इवेंट्स लाइक सीडीएम, ग्रेट डिप्रेशन हो गया था 1928 में, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई थी। अगर आपको याद है, जब हम 1919 डिस्कस कर रहे थे तो कहीं ना कहीं प्रोविंशियल को ऑटोनॉमी मिलते गई थी। तो उस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जब मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर ना और ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ रही थी, ठीक है, वाया 1919 एक्ट एंड 1935 एक्ट, ठीक है। किसान सभा ग्रीव इन द स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ऑन द क्रेस्ट ऑफ दिस वेव एंड सून इट गार्नर्ड 2 लाख मेंबर। ये 2 लाख मेंबर, कब एक आदमी 2 लाख मेंबर बना लिया, मतलब आप समझ रहे हो एक संगठन जिसमें 2 लाख आदमी है, तो सोचो कितना बड़ा संगठन वो बन चुका था, ऑल इंडिया जो किसान सभा है, ठीक है। तो इसीलिए 1936 में हम क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया किसान सभा बनता है, जिसके
प्रेसिडेंट बने स्वामी सहजानंद एंड सेक्रेटरी बने एनजी रंगा। और भी अदर लीडर्स थे, जैसे मैंने शायद यहाँ लिखा है जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नहीं लिखा मैंने, ठीक है, हाँ यहाँ लिखा प्रोमिनेंट मेंबर्स वेर एनजी रंगा, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ये कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए थे, तो ये लोग भी यहाँ पे जुड़े थे, ठीक है। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया किसान सभा है, रिकॉग्नाइज एंड इंक्लूडेड फार्मर्स प्रॉब्लम इन इलेक्शन मैनिफेस्टो। जब इलेक्शन आने वाली थी तो कहीं ना कहीं एक साथ वो मैनिफेस्टो में रखे थे। बट आफ्टर विक्ट्री कैबिनेट वाज नॉट इंटरेस्टेड इन इफेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द पीजेंट। इसीलिए स्वामी सहजानंद ने कहा कि भाई अब तो हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे, ये लोग से तो कुछ होगा नहीं। एंड थ्रू लार्ज एजिटेशन इन 1937 अडॉप्टेड रेड फ्लैग एज अ बैनर। वही थोड़ा कम्युनिस्ट लीन हो गया। आपको पता है ना कि कम्युनिस्ट और सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म क्या है, मैं बता देती हूँ। कैपिटलिज्म जो है ना, वो बोलता है भाई मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दो, मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को फेवर करेगा। अभी आप जैसे ट्रम्प देख लो यूएसए में, तो वो कैपिटलिस्ट है। वो क्या करेगा कि उनका बिलीफ है कि जब हम इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करेंगे तब जाके इकोनॉमी ग्रो करेगा। मतलब इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि हम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा देंगे, वो अपना फैक्ट्री डालेगा, वो अपना फैक्ट्री डालेगा तो कंट्री ग्रो करेगी, कंट्री ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। सोशल वेलफेयर वाला क्या है ना, सोशलिस्ट कंपनी वो है कि नहीं भाई, गवर्नमेंट है ना, वो आपका थोड़ा रेगुलेट करेगी, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, एंड जो सोशल वेलफेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी इनकम। जैसे कि इंडिया में थोड़ा सा सोशलिस्ट वेलफेयर पैटर्न है, तो आप देखोगे कि हर चीज तो नहीं कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट है, लेकिन कुछ कुछ पर्टिकुलर एरिया पे इंटरवेंशन है, जैसे रेलवे है, ठीक है, वो आपके गवर्नमेंट के पास है। एंड कम्युनिस्ट क्या है, कम्युनिस्ट बोलता है कि भाई किसी का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, समझे, कि ना मैं लैंड ओन कर सकती हूँ ना आप लैंड ओन कर सकते, जो रहेगा सबका मिलेगा, जो भी चाइना में है, सब मिल बांट के खाएंगे, कम्युनिटी, दैट इज द कम्युनिस्ट वाला फीलिंग है। तो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, तो हम लोगों ने मिड पाथ अपनाया, कैपिटलिस्ट है एंड सोशल वेलफेयर के बीच में हम लोगों ने कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी को फेवर किया है, जहां पे प्राइवेट भी थोड़ा रोल प्ले करेगा एंड गवर्नमेंट भी थोड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट रेड लाल रेड फ्लैग हो गया उनका। तो अब स्ट्रगल क्या था उनका, डायरेक्ट एक्शन जो था वो बिहार के कंटेक्स्ट में ही मैंने लिखा है, ठीक है। रेओरा स्ट्रगल इन 1939 नवादा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था अगेंस्ट जमींदारी एंड द ब्रिटिशर्स, लैंड वेयर टेकन। भाई क्या होता था कि वो पैसे नहीं पे करते थे तो उनसे लैंड ले लिया जाता था। और इसमें क्या हुआ था ना, वाटरशेड मूवमेंट था, यदुनंदन शर्मा जो थे वो काफी लोकल लीडर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया, तब जाके स्वामी सहजानंद वहां आए और उनके राइट्स के लिए लड़े, ठीक है, एंड उनको रिप्रेजेंटेशन दिया। फिर उसके बाद बकस मूवमेंट है, ये मुंगेर और दरभंगा का लार्ज एजिटेशन बाय द फार्मर, वही वाला चीज है। देखो बकस लैंड क्या है कि सेल्फ कल्टीवेटेड है, लैंड ओरिजिनली कल्टीवेटेड बाय द टेनेंट बट वाज एविक्टेड बाय जमींदार फॉर द नॉन पेमेंट। बकस का मतलब यही है कि सेल्फ कल्टीवेशन, मतलब मैं खुद जिसे जोत रहा हूँ, ठीक है, वो मीनिंग है, ठीक है। तो फिर उसके बाद है एरिया ऑफ भरैया ताल इन मुंगेर, जो था ना वो सेंटर था इस चीज का। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ, द मूवमेंट लेड टू द पासिंग ऑफ बिहार टेनेंसी एक्ट एंड बकस लैंड टैक्स, ठीक है। ये दो जो एक्शन हुआ, डायरेक्ट एक्शन लिया, जब कांग्रेस ने देख लिए स्वामी सहजानंद की अरे ठीक है ये लोग तो काम नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ डायरेक्ट एक्शन ही लेना पड़ेगा, इसीलिए स्ट्रगल के थ्रू उन्होंने ये दो एक्ट मतलब पास करवाया थ्रू स्ट्रगल। ही इज ऑल्सो लेड सक्सेसफुल स्ट्रगल इन दालमिया शुगर मिल एट बेहटा वेयर ही सेटअप आश्रम। वहां पे भी कुछ कुछ राइट्स को लेके था, तो वहां पे भी आपको पता है बेहटा में इन्होंने आश्रम लगाया था, तो वहां पे भी उन्होंने लड़ा था। लेकिन जून 26 को 1950 को इनका डेथ हो गया। तो सुभाष चंद्र बोस का ये कोटेशन आप जरूर लिखना जब स्वामी सहजानंद का आएगा, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, ही इज द आइडल ऑफ द मासेस एंड द हीरो ऑफ द मिलियन, एज सेड बाय द सुभाष चंद्र बोस। वो क्योंकि देखो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस जो थे एंड स्वामी सहजानंद भी फॉरवर्ड ब्लॉक से कुछ कहीं ना कहीं लिंकेज था आई थिंक, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भाई ये जो आदमी है ये काफी लाखों दिलों पे राज करता है, ठीक है। दस ही प्लेड Thus, in his own way, he played a modernizing role in the society and was directly engaged in the social work while fighting for the कंट्री। तो इनका कंट्रीब्यूशन काफी क्रूशियल है, कहीं ना कहीं हम आज भी देखते हैं। अगर सिग्निफिकेंस में आप देखते हो तो प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कहीं ना कहीं जमींदारी जो अबॉलिश हुआ था उसका सीड वाज सोन बाय स्वामी सहजानंद। एंड अभी भी किसानों की सुनी जाती है, आप चाहे ट्रिपल लॉ देख लो जो पास हुई थी फार्म बिल, तो जब किसान आए सड़कों पे तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं वो वापस लेना पड़ा, ठीक है। सो सच वाज द पावर ऑफ क्या बोलते हैं स्वामी सहजानंद का मूवमेंट, जो मेन स्ट्रीम करवाए आपका लीगल राइट्स के लिए, फार्मर के लिए, ठीक है। ये आप देख लेना, जब लैंड रेवेन्यू सिस्टम आएगा तो आप ये तीनों के बारे में लिखिएगा, ठीक है। शॉर्ट आंसर में ही आएगा, लॉन्ग आंसर में आने की प्रोबेबिलिटी कम है,
ठीक है, अगर लैंड रेवेन्यू सिस्टम में आएगा तो ये तीनों लिखना, और आप एक मैप जरूर बनाना, ठीक है, इंडिया का। इंडिया का आप मैप बनाना, तो यहाँ पे हमारा था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो जमींदारी की है। रेवतवारी कहाँ थी? बॉम्बे मद्रास में, तो यहाँ पे बॉम्बे है, यहाँ पे मद्रास है, यहाँ हमारी रेवतवारी थी, यहाँ हमारा परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था, एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे ना महलवारी थी। तो ये मैप जरूर बना के आप बता देना कि दीज वेर द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, आप लिख देना लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। और सिर्फ जमींदारी पे आए तो फिर ये जमींदारी का आप प्रोविजन लिखना, और आप उसके क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद 2 पेजेस में आप कैसे भरोगे? सपोजिटली आपको कुछ इसमें नहीं आ रहा है तो आप कैसे भरोगे? पहले तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, कॉर्नवालिस लाया, क्या क्या थे उसके प्रोविजंस, ये लिख देंगे, ठीक है। उसका सिग्निफिकेंस क्या था? ठीक है, सिग्निफिकेंस यही था कि ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होने लगा। और इम्पैक्ट क्या था? इम्पैक्ट नेशनल मूवमेंट पे वो कहीं ना कहीं आपका इम्पैक्ट किया, ठीक है। तो वही सेम चीजें हैं, आप रिसाइकल आप थोड़ा सोचोगे ना तो आपके दिमाग में आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो था ना, कि मतलब इट शोड द सीड ऑफ द नेशनल मूवमेंट एंड पीजेंट्स का, जो बाद में लेटर तुम्हारे वही स्वामी सहजानंद वगैरह जो थे, या रामचंद्र जो थे आपका अवध का था, तो ऐसे लोगों ने ये दिया। तो थोड़े थोड़े हम पढ़ लेते हैं। रेवतवारी क्या है? जमींदारी सिस्टम हमने पढ़ लिया। रेवतवारी ये है कि देखिए यहाँ पे कौन वॉलिस था, यहाँ पे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो इन 1918 19 एंड 20 लाए थे। ये साउथ में बॉम्बे मद्रास में लाए थे। इसमें क्या था ना कि यहाँ पे तो जमींदार को दे दिया गया था कि ओनरशिप है, लेकिन यहाँ जो ओनरशिप थी ना वो पीजेंट्स के पास थी। और गवर्नमेंट बोलता है, ब्रिटिशर्स बोलता है कि हम डायरेक्टली आपसे ही पैसा लेंगे, ठीक है, हम किसी मिडिल मैन के थ्रू, जैसे यहाँ क्या होता था, जमींदार लोग पैसा कलेक्ट करते थे और फिर वो देते थे, बोलते थे नहीं नहीं उसमें तो शायद घाटा हो रहा है, इसीलिए रेवतवारी को इन्होंने लाया कि पीजेंट से हम डायरेक्टली लेंगे रेवेन्यू। और यहाँ पे रेवेन्यू फिक्स क्या था? ड्राई लैंड पे हम 50% लेंगे, एंड जो वेट लैंड है, ये जो कल्टिवेटेड लैंड है, उस पर 60% लेंगे। महलवारी ना ये दोनों का मिक्सचर था कहीं ना कहीं से, ठीक है। महलवारी यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में था, लॉर्ड बेनेटिक का उस समय टाइम था। इसको फॉर्मुलेट किए थे होल्ट मैकेजी, ठीक है। एंड द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू मस्ट बी चेंज। तो क्या है? लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स बाय द विलेज हेडमैन ऑन द बिहाफ ऑफ द होल विलेज। यहाँ पे भी ना किसी और को नहीं देने गया, जो ओनर है वही ओनर रहेगा, लेकिन क्या कर दिया? महल्स बना दिया कि एक विलेज का कोई हेडमैन है, वो पैसा कलेक्ट करके हमको देगा, किसको? ब्रिटिशर्स को देगा। और क्या किया कि पहले तो रेट फिक्स थी, बट ये बोले कि नहीं नहीं, रेट तो डायनेमिक रहेगा एंड पीरियोडिकली रिवाइज होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सिस्टम हो गए, एक जमींदारी सिस्टम, रेवतवारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम, ठीक है। जमींदारी लॉर्ड कॉर्नवालिस, रेवतवारी सिस्टम अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो, एंड महलवारी सिस्टम होल्ट मैकेजी, ठीक है। अब आते हैं मल्टी पॉवर्टी डायमेंशन इंडेक्स। ये काफी बात न्यूज में है ये आपका, ठीक है। बेसिकली नेशनल लेवल पे नीति आयोग इसको पब्लिश किया है, एंड ग्लोबल लेवल पे इसे कहीं ना कहीं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल करके एक बॉडी है, वो रिलीज करती है। तो अगर मल्टीपल पॉवर्टी डायमेंशन इंडेक्स के बारे में सिंपली लिखना आ जाएगा, तो आप ये डायग्राम जरूर बनाना। ये इंडिया के कंटेक्स्ट में है, ठीक है। व्हाई इट इज अ गुड इंडिकेटर, ये लिख देना। लॉन्ग आंसर आएगा तब आप क्या लिखोगे? लॉन्ग आंसर्स आप जब लिखोगे तो इसमें पॉवर्टी को भी आपको घुसाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट पॉवर्टी के बारे में बात कर रही है। तो आप लिखोगे कॉजेस ऑफ द पॉवर्टी, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या है, एंड जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं एमपीआई, ठीक है, एंड हम लोग इस पे इम्प्रूव कर रहे हैं, तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर सकते हैं एंड वे फॉरवर्ड। ये लॉन्ग आंसर आएगा तब आप ये लिखना। शॉर्ट आंसर में तो आप जैसे इसके प्रोविजंस भी लिख दोगे तो आपका 2 पेज फिल हो जाएगा, लेकिन जब लॉन्ग आंसर्स में आ रहा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, तो आपको पॉवर्टी के बारे में लिखना होगा, तभी आप पेज भर पाओगे। क्या? कॉजेस, इम्पैक्ट, स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड एट नेशनल लेवल, एट बिहार लेवल, ठीक है, एंड फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड है। तो अभी जो देख लेते हैं, अभी पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत हम पॉवर्टी के बारे में बोल देंगे। तो पहले जो पॉवर्टी एस्टिमेशन होती थी, अगर आपको मालूम है, तो आप पहले किसी भी चीज को जब मल्टी पॉवर्टी डायमेंशन इंडेक्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं आप पॉवर्टी का डेफिनेशन लिख सकते हो यहाँ पे। और मैं जब भी बोलती हूँ कि आप डेफिनेशन जब भी लिखो तो एक बॉडी को जरूर कोट करो, ठीक है। जैसे नबार्ड हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये किया था, कोट किया था, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप बोल देना, वर्ल्ड बैंक ने एक डेफिनेशन दी है पॉवर्टी का, कि बोलता है पॉवर्टी इज डेप्रिवेशन ऑफ वेल बीइंग एंड कंप्राइजेस ऑफ मेनी डायमेंशन। जो डेप्रिवेशन ऑफ वेलबींग है, एक आदमी का वेलबींग के लिए क्या जरूरत है, उसका डेप्रिवेशन है। इट में इंक्लूड लो इनकम, ठीक है, इनएबिलिटी टू बाय बेसिक गुड्स एंड द सर्विसेज एंड लिव लाइफ विद डिग्निटी, ये जो डेफिनेशन है ये वर्ल्ड बैंक ने दिया है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। प्रेजेंट स्टेटस क्या है? प्रेजेंट स्टेटस ये है ना कि हमारा जो मल्टी पॉवर्टी डायमेंशन इंडेक्स है,
वो काफी रिड्यूस हो गया। 2000 मतलब 2011-12 से 29% थे, अब हम 11% पे आ गए हैं। एंड 24.8 करोड़ पीपल एस्केप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। फास्टेस्ट रिडक्शन स्टेट कौन कौन है? यूपी है, बिहार है। अगर बिहार इटसेल्फ में अगर आप कोट करो तो ये इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में ये कोट किया हुआ है कि हमारा पहले जो ना 2015-16 में 51.89% मल्टी पॉवर्टी डायमेंशन इंडेक्स मतलब पुअर थी, और अब वो घट के 33.76% हो गई है, ठीक है। एंड इंडिया इज लाइकली टू अचीव एसडीजी टारगेट 1.2। आपको पता होगा एसडीजी 1 जो है पॉवर्टी से डील करती है, ठीक है। और आप एक चीज देख लेना, पॉवर्टी कहीं ना कहीं ना सिर्फ पॉवर्टी एसडीजी 1 से नहीं रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं हेल्थ से भी रिलेटेड है, वो जेंडर इक्वालिटी से भी रिलेटेड है। तो इसका ना स्पिल ओवर इफेक्ट बहुत ज्यादा है जब आप पॉवर्टी को फाइट करते हो तो, ठीक है। तो इंडिया इज लाइकली टू अचीव एसडीजी टारगेट 1.2, दैट इज रिड्यूसिंग मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, मतलब मल्टी पॉवर्टी सॉरी मल्टी डायमेंशनल जो पुअर है उनको हाफ करना है बाय 2030, और ये कहीं ना कहीं हम अचीव कर चुके हैं, वे अबव क्या बोलते हैं 2030 में करना है, ठीक है। एक और चीज है, आप जब लिख रहे हो पॉवर्टी के बारे में तो आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट स्टेट विल प्रमोट सोशल वेलफेयर, रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड स्टेटस एंड फैसिलिटेट अपॉर्चुनिटीज। तो कहीं ना कहीं ये इट इज इन लाइन विथ द प्रिंसिपल ऑफ और आर्टिकल ऑफ 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल भी आपके आंसर में जाना जरूरी है। आर्टिकल, डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये दो चीजें हैं। प्रेजेंट स्टेटस क्या है कि इंडिया लेवल पे 29% से अभी 11% हो गया, बिहार में 59% से 33% हो गया। मैं अप्रॉक्स वैल्यू बता रही हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अब एक चीज पॉवर्टी ट्रैप होती है। अब पॉवर्टी ट्रैप का ये डायग्राम आप जरूर बनाना, आपसे पूछे ना पूछे मल्टी पॉवर्टी डायमेंशन इंडेक्स आए या पॉवर्टी का आए, ये आप बनाना, ये आपके आंसर्स को काफी अच्छा बनाएगा। पॉवर्टी है, पॉवर्टी से होगा लो इनकम, होगा लो इनकम होगा तो लो एक्सपेंसेस ऑन बेसिक नीड्स होगा, कम खाएगा आदमी, हेल्थ पे कम खर्च करेगा या नहीं खर्च करेगा। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा मल्टीपल डिप्रीवेशन होता है, एजुकेशन ढंग से नहीं मिलेगा, हेल्थ ढंग से नहीं हो पाएगा। पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एचएफसी है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है कि भाई हम आदमी को इक्विप करेंगे एक एसेट बनाने के तरीके से। ह्यूमन का पूरा डेवलपमेंट कहीं ना कहीं छुपा है पूरे नेशंस के डेवलपमेंट के लिए। फिर लोअर जीडीपी, एंड लोअर जीडीपी विल इन टर्न इनटू पॉवर्टी। सो दिस इज द वीसियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी ट्रैप, ठीक है। इसीलिए पॉवर्टी को हटाना बहुत ही जरूरी है। डिटेल्स क्या क्या है, इट इज पब्लिश बाय नीति आयोग बाय यूजिंग इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजी। स्कोप क्या है, इंसिडेंसेस ऑफ पॉवर्टी एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। ये सिर्फ इंसिडेंसेस ऑफ पॉवर्टी मतलब एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं बताते हैं कि क्या है, कितने नंबर ऑफ पुअर है, बट इंटेंसिटी भी बताते हैं कि मतलब कितना इंटेंस है, कि मतलब मल्टी इसीलिए तो डायमेंशन है कि सिर्फ एक चीज को, सिर्फ पैसे को नहीं ये नाप रहा है, इसके 12 इंडिकेटर्स है जो कि ये नाप रहा है। डायमेंशन क्या है, deprivation एट हाउस होल्ड लेवल, इंडिविजुअल लेवल, इन हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके 3 डायमेंशन है, एक है नंबर 1 हेल्थ, 2 है एजुकेशन एंड 3 है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सबका 1/3 1/3 1/3 वेट है, ठीक है। हेल्थ में क्या क्या आता है, 1/6 हम न्यूट्रिशन को देंगे, 1/12 आपका चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टालिटी को देंगे, एंड 1/12 देंगे हम किसको, एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होता है और पोस्टनेटल केयर क्या होता है। देखिए, जन्म से पहले कुछ केयर माता को चाहिए होता है, तभी एक हृष्ट पुष्ट बच्चा पैदा होता है। तो इसीलिए माँ का न्यूट्रिशन बहुत ही जरूरी है। एंटीनेटल केयर मतलब बिफोर डिलीवरी जो केयर जरूरत है एक माँ और बच्चे को, उसको बोलते हैं एंटीनेटल केयर, ठीक है। तो एंटीनेटल केयर का 1/12 है, 1/12 चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टालिटी है, एंड न्यूट्रिशन लेवल है 1/6 है। एजुकेशन में 1/3 है, दैट इज 1/6 ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने साल एक बच्चा स्कूल जा रहा है, एंड 1/6 है स्कूल अटेंडेंस, वो कितने दिन जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो कितने दिन, यही है नॉट इंसिडेंसेस ऑफ पॉवर्टी बट इंटेंसिटी ऑल्सो, कि मतलब अगर जा भी रहा है स्कूल तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब एक दिन जा रहा है पूरे साल में, ऐसे तो बोल देंगे कि वो स्कूल अटेंड किया है, ठीक है। तो दैट इज अ स्कूल अटेंडेंस। एंड लिविंग स्टैंडर्ड के लिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म आपको बता रही हूँ, कैश बी। ये जो बैंक अकाउंट है ना, ये ग्लोबल मल्टीपल डायमेंशन इंडेक्स में नहीं है, ये सिर्फ नीति आयोग में, क्योंकि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, इसीलिए बैंकिंग अकाउंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैस्ट का मतलब है, सी से क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, सी से हो जाएगा आपका कुकिंग फ्यूल। उज्ज्वला योजना है, इसके लिए गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है। ए से क्या है, एसेट है, तो एसेट कितना है उस बंदे के पास या बंदी के पास। एस से क्या है, सैनिटेशन है, सैनिटेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन है। अगर आप बिहार में देखें तो लोहिया मिशन है, स्वच्छ लोहिया मिशन है, ठीक है। एच से क्या है, हाउसिंग है, हाउसिंग है पीएम आवास योजना है,
ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी है, अभी तो सौभाग्य योजना आया है, अभी ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा बिजली जो है आपका सोलर प्लांट का, वो भी एक इनिशिएटिव आया, मैं आपको इनिशिएटिव बता रही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी है। फिर उसके बाद ई से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, ई से क्या है, ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हर घर जल से नल, सात निश्चय, ठीक है। फिर उसके बाद है बी से बैंकिंग, बैंकिंग के लिए क्या है, जैम ट्रिनिटी है, जनधन योजना है, आयुष्मान भारत है। तो कहीं ना कहीं ये है कैस्ट बी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए कैस्ट बी, और सबका 1/21 1/21 वेट है। तो आप एकदम इसको रट लो, ठीक है। जब भी मल्टी पॉवर्टी डायमेंशन इंडेक्स आए तो ये जरूर बनाना, एंड पॉवर्टी ट्रैप ये जरूर दिखाना, ठीक है। तो ये मल्टीपल डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स क्यों गुड इंडिकेटर है, आपको पहले मालूम होगा कि कैसे एस्टिमेशन होती है पॉवर्टी। अगर कोई भी नॉर्मल आप इकोनॉमिक्स बुक पढ़े होगे तो एस्टिमेशन ऑफ द पॉवर्टी पहले हम कैलोरी बेसिस पे करते थे। फिर उसके बाद हम सोचे कि न्यूट्रिशन एक न्यूट्रिशन खाना के लिए हम कितना पैसा खर्च करते हैं, वो हमारा पॉवर्टी लाइन डिफाइन करेगा। फिर कहीं ना कहीं तेंदुलकर कमेटी आएगी, नहीं नहीं नहीं, हम चलिए मिक्स रेफरेंस रेट लेंगे या यूनिफाइड रेफरेंस रेट लेंगे, और फिर रंगराजन ने मिक्स्ड मॉडिफाइड रेफरेंस रेट लेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली क्या है। तो जब इंडिपेंडेंस से पहले दादा भाई नौरोजी जब एक बुक पब्लिश किए थे, अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई देखो, 16 रुपए और 35 रुपए एक साल में एक आदमी को चाहिए, ठीक है। वो सिंपली डिफाइन कर दिए। फिर उसके बाद हमारा 1971 में वीएम दांडेडकर, ठीक है, वीएम दानेदकर आए थे, वो बोले थे कि भाई देखो, 2500 जो कैलोरी है ना वो जरूरत है, अगर इस कैलोरी को एक आदमी नहीं मीट कर पा रहा है तो वो पुअर है, ठीक है। ये कैलोरी वाइज हो गया। फिर उसके बाद अलग कमिटी आया, आई थिंक इन 1978 है, वो बोला कि ठीक है, ये कैलोरी तो ठीक है, लेकिन इस कैलोरी को न्यूट्रिशन पाने के लिए जितना खर्चा चाहिए, जैसे आलू प्याज दूध दही जो भी है, इसके जो खर्च होंगे वो हमारा होगा, क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन। मतलब सपोजिटली एक आदमी को स्वस्थ खाना खाने के लिए 20 रुपया की जरूरत है, तो भाई वो 20 रुपया हो जाएगा एक पॉवर्टी लाइन। फिर लकड़वाला आए, लकड़वाला भी इसी को आगे बढ़ाए। फिर तेंदुलकर कमेटी है, तेंदुलकर कमेटी बोली कि नहीं भाई, इससे हटते हैं, कैलोरी वाला बहुत ही नैरो बेस है। तेंदुलकर बोले कि हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड है, हम बोलेंगे 30 दिन में रिकॉल करो भाई कि भाई साहब आप क्या क्या खर्च किए हो, ठीक है। उस बेसिस पे हम बीपीएल, क्योंकि ऑब्वियसली खर्च आदमी किस पे करेगा, जरूरतों पे करेगा, इसीलिए यूनिफाइड रेफरेंस पीरियड की बात की। फिर इन्होंने मॉडिफाइड रेफरेंस पीरियड की बात की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अब 30 दिन में किसी का हेल्थ इमरजेंसी आ गया, वो ज्यादा खर्चा कर दिया, इसीलिए बोला गया कि देखिए 30 दिन में जो नॉन नेसेसरी चीजें हैं उस पे नहीं खर्च करके, जैसे क्लोथ आदमी तो हर हर बार तो लेता नहीं है, ठीक है, हेल्थ पे एजुकेशन पे तो ये तो खर्च नहीं करता है, इसीलिए मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड लाया। और वहीं फिर 2011 या 12 में रंगराजन कमेटी आई, वो बोली मॉडिफाइड मिक्स रेट ऑफ रिटर्न। वो तीन चीज में बोली, 7 दिन का खर्चा कितना है, 30 दिन का खर्चा कितना है, एंड साल भर का खर्चा कितना है, इन्हीं इन्हीं को मिला के फिर एक पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया है। लेकिन हम रंगराजन कमेटी का नहीं लेते हैं, अभी अभी हम तेंदुलकर कमेटी के बेस पे लेते हैं, जो शायद अभी 33 रुपया है पर डे, ठीक है। तो ये हमारा पॉवर्टी एस्टिमेशन का कहीं ना कहीं ये मेथोडोलॉजी था कि हम सिर्फ खर्च को देख रहे थे। लेकिन मल्टी पॉवर्टी डायमेंशन इंडेक्स है ना, वो तीन बेसिक पे ना सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ द पॉवर्टी देखता है, बट आपका इंसिडेंसेस ऑफ द पॉवर्टी भी देखता है। तो व्हाई इट इज अ गुड इंडिकेटर, प्रॉब्लम विद इनकम एज अ इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, इसीलिए ये गुड इंडिकेटर है। ये क्वेश्चन तो आ सकता है ना कि कैसे आप बोल सकते हो कि मल्टी पॉवर्टी डायमेंशन इंडेक्स इज अ गुड इंडिकेटर देन जो हम लोग प्रीवियसली फॉलो करते थे। इनकम इज नेसेसरी फॉर पॉवर्टी रिडक्शन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक आदमी के पास जो है पैसा तो है, लेकिन क्या वो और चीजें इंजॉय कर पा रहा है लाइफ में कि नहीं, लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद है इनकम में बी स्पेंड ऑन टेम्पटेशन गुड लाइक अल्कोहल टोबैको एंड गैम्बलिंग। हो सकता है आप देखते होगे बहुत कॉमन है, झारखंड में बहुत ज्यादा कॉमन है, जैसे कि एक दिहाड़ी है, वो दिन का बहुत कमाता है, ठीक है, वो जितना करता है वो 300-400 रुपया पर डे कमाता है, लेकिन शाम आते आते तक वो दारू पी के उड़ा देता है। तो क्या वो गरीब नहीं है, ऑब्वियसली इनकम तो है उसका, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, ना कि बेसिक नेसेसिटी पे, लेकिन टेम्पटेशन गुड्स में लाइक टोबैको अल्कोहल, ठीक है। इसीलिए इट इज नॉट अ गुड मेजर। इनकम एस्टिमेट तुम्हारा बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है इंडिया में, मतलब बहुत ढंग तरीके से एस्टिमेशन नहीं होता है। दूसरा है प्रॉब्लम विद एक्सपेंडिचर एज एन इंडिकेटर ऑफ द पॉवर्टी। पहली बात तो इनकम एज ए इंडिकेटर नहीं हो सकता, एक्सपेंडिचर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं, एक्सपेंडिचर में ऑल्सो बी इनकर्ड थ्रू बोरोइंग, एंड वो बोलते हैं ना, चरवाका स्कूल आप पढ़े होंगे कि जहां पे जब तक जीवित घृत पीवित, मतलब उधार लेके भी घी पिएंगे। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि एक्सपेंडिचर भी एक सही डायमेंशन नहीं हो सकता है पॉवर्टी को ये करने के लिए। हम खर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन पैसा कहाँ से आ रहा है मेरा, वो इनकम से आ रहा है कि हम उधारी लेके खर्च कर रहे हैं, इसीलिए एक्सपेंडिचर भी
एक गुड इंडिकेटर नहीं हो सकता। हाउस होल्ड वेलफेयर डिपेंड्स नॉट ओनली इन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अभी आप देख लो कि जो गरीब तबके के लोग हैं, अगर सिर्फ उनका इनकम पे छोड़ दिया जाए, क्या उनकी भलाई हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का सोशल सपोर्ट जरूरी है, चाहे वो आवास के थ्रू हो, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू हो, चाहे वो जनधन के थ्रू हो, या फिनेंशियल इंक्लूजन के मेथड से हो। वहां पे गवर्नमेंट का भी रोल बहुत ज्यादा आता है। तो अभी तक हम क्या देखें? इनकम नहीं हो सकता सही इंडिकेटर, एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता सही इंडिकेटर। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स मेजर्स द पॉवर्टी इन टर्म ऑफ मल्टीपल डायमेंशन। 12 इंडिकेटर्स है जो हम लोगों ने पढ़ा था। हेल्थ है, एजुकेशन है, ठीक है, हेल्थ में न्यूट्रिशन था, फिर एडोलेसेंस एंड चाइल्ड मोर्टालिटी, एंटीनेटल केयर था। फिर उसके बाद एजुकेशन में हम आए तो हमारा क्या था? नंबर ऑफ स्कूल है और अटेंडेंस है। फिर उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कैश था। सी से क्या था? कुकिंग फ्यूल था। ए से था एसिड था। ठीक है, सी ए एस से सैनिटेशन था। सी ए एस एच एच से आपका क्या था? हाउसिंग था। ई से क्या था? इलेक्ट्रिसिटी था। डी से आपका क्या था? ड्रिंकिंग वाटर था। एंड बी से बैंकिंग अकाउंट था। तो 12 इंडिकेटर्स है उसके लिए। मेजर्स ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ आउटकम रादर देन इनपुट्स। इनपुट से नहीं लेना देना है, हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इस इंडाइसिस पे, उसको वो मेजर करता है। कंसिडर्ड बोथ इंसिडेंसेस एंड इंटेंसिटी ऑफ द पॉवर्टी बेस्ड ऑन इंटरनेशनल एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय यूएनडीपी, जो कि हम बोल रहे थे। ठीक है, इसीलिए हम अभी आप देखो कि बिहार स्पेसिफिक क्या स्कीम है। एंड बिहार में देखिए जीविका दीदी है, ये कहीं ना कहीं पॉवर्टी एलिवेशन के लिए ही है। ठीक है, फिर उसके बाद है लोहिया मिशन भी आपको हम बोले थे। फिर उसके बाद सात निश्चय है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों गवर्नमेंट मल्टी पॉवर्टी हटाने की कोशिश कर रही है। एंड बिहार भी कर रहा है। 33% लोग अभी भी मल्टीपली डायमेंशनल पुअर है बिहार में। तो इसके लिए स्टेप्स लेना पड़ेगा, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ले रही है। एंड स्लोली वी विल राइज अबव, मतलब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो मासेस का है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टिल देन स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज नियर एंड डियर वन के साथ शेयर कीजिए।